हेलो एवरीवन, a very very good morning to all of you. I hope you are absolutely fine. तो देखो हम लोग अपने लास्ट क्लास अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में we were discussing about order, about rate constant and very important rate law expression. Rate law expression क्या होता है? जब कभी भी हम रेट को कॉन्सेंट्रेशन से या फिर रेट कांस्टेंट से या फिर ऑर्डर से हम लोग रिलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन. ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर. ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव और ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर. क्लियर ना? और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखा था कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट हमेशा नहीं आएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ कैटलिस्ट भी आ सकता है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी आ सकता है. आप लोगों को ध्यान होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 या 5 एग्जांपल्स किए थे. लास्ट में मैं आपको वहीं पर छोड़ कर गया था, 4 और 5 एग्जांपल्स किया था. वो एग्जांपल सिर्फ इस वजह से मैंने आपको कराया था ताकि आपको बता सकूं 2 बातें. पहली बात ये कि ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है. दूसरी बात मैं आपको ये समझा सकूं कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें रिएक्टेंट ही हमेशा नहीं आएंगे. रिएक्टेंट तो आते ही हैं क्योंकि बिना रिएक्टेंट के प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट तो आना मस्ट है, रिएक्टेंट तो रहेगा ही रहेगा. बट ऐसा ये कह देना कि रिएक्टेंट ही हमेशा रहेगा, ये बात पूरी तरह से रॉन्ग है. रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आ सकता है और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट भी आ सकता है. बट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होगा. क्लियर ना? तो लास्ट क्लास में हम लोग वहीं पर आपको छोड़ कर गए थे उस एग्जांपल्स में, और वहां पर हमने आपको एक बात बताई थी कि जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बेटा. वो कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एग्जांपल्स, और उनको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो फिर ये पूरा का पूरा जो कहानी है रेट का, ऑर्डर का और रेट कांस्टेंट का, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. क्लियर ना? इस वजह से क्या है आज हम लेकर आए हैं वो आपके लिए 5 पॉइंट. हालांकि यहाँ पर कितने हैं? 4 पॉइंट्स हैं. इसके आगे मेरे को एक पॉइंट और बताना है, उसके लिए मेरे को कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो इस वजह से मैंने अभी 4 ही लिखा है. तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के. कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं. देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि आपने जो भी एग्जांपल्स अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में उसके जस्ट बाद का है ये, है ना? तो देखो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? फ्रॉम द अबव एग्जांपल, ठीक है, इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. यानी कि आपने जो एग्जांपल अभी पढ़ा था उनमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टोइकियोमेट्री से ऑर्डर से कोई भी नाता नहीं है. क्लियर ना? यानी कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और स्टोइकियोमेट्री यानी कि कोएफिशिएंट किसी भी रिएक्शन का वो अलग सा चीज है. ऐसा नहीं है कि कोएफिशिएंट से हम ऑर्डर को डिसाइड करते हैं. आपने देखा था पहला जो एग्जांपल था हमारा वो कुछ ऐसा था, 2N2O5, है ना? चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं, जरा देखो. ये हमारा रिएक्शन था 2N2O5, इट विल गिव 2NO2 और प्लस O2. ये रिएक्शन था. इसका जो ऑर्डर था यानी कि इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह था. ये कुछ इस तरह था. शायद यही आ रहा है, याद आ रहा है आपको? ठीक. अब जरा समझिए, यहां पर कोएफिशिएंट कितना है? 2, बट यहां पर ऑर्डर है कितना? 1. मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो कोएफिशिएंट होता है यानी कि जो स्टोइकियोमेट्री होता है किसी भी सब्सटेंस का, हम उससे ऑर्डर को जस्टिफाई या फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ऑर्डर को प्रेडिक्ट अगर करना है तो हमें उसको एक्सपेरिमेंटली जाना पड़ेगा. क्लियर ना? बिकॉज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. ठीक है, तो इस वजह से ऑर्डर का कहीं भी नाता नहीं है किसके साथ? कोएफिशिएंट के साथ, यानी कि स्टोइकियोमेट्री के साथ. तो चलो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया. हालांकि हम ऐसा भी कर सकते थे, 2 से डिवाइड कर सकते थे. तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कुछ ऐसा हमारा रिएक्शन आएगा. यहाँ पर 4NO2 आ जाता. ठीक है, हाँ. तो यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड करोगे कुछ ऐसा आएगा. यहाँ पर आ जाएगा कितना? हाफ.
आ रहा समझ में? जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, पहले क्या था 2N2O5 था, यहाँ 4NO2 था, क्लियर ना? तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 2NO2 आ जाएगा। तो अब देखो कोएफिशिएंट हो गया है चेंज, बट क्या ऑर्डर चेंज होगा? नहीं भाई, कोएफिशिएंट के चेंज होने से ऑर्डर का चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपने एक बार ही अगर निकाल लिया ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली, तो वो ऑर्डर हमेशा रहने वाला है उस रिएक्शन के लिए, वो कभी भी इंटायरली रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए, तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो चीज अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, विच इज फिक्स्ड, यस इट इज फिक्स्ड, बट स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी रिएक्शन इज अप टू अस, ठीक है, एज वी टोल्ड हियर, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट इज अ फिक्स्ड। ऑर्डर क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है और वो फिक्स्ड होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, वी कांट एबल टू चेंज दैट, ठीक है। बट स्टोइकियोमेट्री, आपने अभी स्टोइकियोमेट्री को चेंज किया था, आपने 2 से डिवाइड कर दिया था, तो स्टोइकियोमेट्री पहले कितना था? N2O5 का 2, बाद में जब डिवाइड किया कितना हो गया? 1। तो स्टोइकियोमेट्री जो है किसी भी रिएक्शन का होता है वो अपने ऊपर होता है, अप टू अस, जो कि चेंज हो सकता है, बट ऑर्डर अगर एक बार निकल गया तो ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, क्लियर? चल नेक्स्ट बात अगर बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स बट इट मे इन्वॉल्व कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वहां पर हमेशा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये जरूर है, रिएक्टेंट तो पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि विदाउट रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो रिएक्टेंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ कभी कभी क्या है, कैटलिस्ट, इट मे इन्वॉल्व कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, बट ध्यान रखिएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट विल नॉट अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इट विल नॉट अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल क्लियर है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो फॉर्म होना चालू होते हैं, और आफ्टर द कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रक्टेड, यानी कि रिएक्शन के शुरू होने पर वो बनना चालू होते हैं और रिएक्शन के खत्म होने से पहले वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। चलिए ऑन फोर्थ पॉइंट बात है, ऑन चेंजिंग स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। कभी में स्टोइकियोमेट्री को अगर हम चेंज कर देते हैं, अभी हम लोगों ने चेंज किया था स्टोइकियोमेट्री को 2N2O5 से चेंज कर दिया था, कितना? 1N2O5 में 2 से डिवाइड कर दिया था, क्लियर? तो जब भी आप स्टोइकियोमेट्री को चेंज करोगे तो उससे क्या क्या चेंज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उससे क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। देखो आपको शुरू में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है dx/dt, याद आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? dx/dt, क्लियर ना? रेट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है? जो भी हमारे पास हो, मान लो N2 + 3H2 2NH से हम लोगों ने देखा था ना, अमोनिया के लिए करके देखा था। वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हम स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट तो क्या हो जाते हैं? चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर क्या हुआ था? चेंज हुआ था, बट रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, इवन आपको याद आ रहा होगा कि जो हाइड्रोजन था वहां पर, सभी को याद आ रहा है? नहीं तो आप एक बार क्या करिए, वीडियो को यहां पर पॉज करिए, अपने नोट्स पर जाइए, और जहां पर हम लोगों ने लेक्चर को वो शुरू किया था, कहां पर N2 और 3H2 वाला जो रेट निकाला था, याद आ रहा होगा आपको? नहीं तो इसको देख लीजिए एक बार। वहां पर आपने देखा होगा जो H2 का जो रेट था, जो H2 का रेट था, जब रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 था, तो उस टाइम पर जो H2 का रेट था वो एग्जैक्टली सेम हुआ। कब? जब हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया था, ठीक है। जब हमने क्या कर दिया था, हाफ N2 कर दिया था, 3/2H2 कर दिया था, तभी भी, यानी कि हमने जब स्टोइकियोमेट्री को चेंज किया था, कोएफिशिएंट को चेंज किया था, उसके बावजूद भी जो हाइड्रोजन था उसका जो रेट पहले था वो बाद में भी रेट था, यानी कि
कोएफिशिएंट को चेंज करने पर हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन का रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर ना? ये चीज आप जरा देखिएगा और नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा। तो स्टोइकियोमेट्री, किसी भी रिएक्शन का अगर हम स्टोइकियोमेट्री या फिर कहें कोएफिशिएंट को अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है और रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। क्लियर ना? वो अभी हम आगे देखेंगे। रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो अभी मैं H2 की बात कर रहा था, क्लियर ना? जो अमोनिया वाला पूरा रिएक्शन था वो तो बेटा अलग अलग आ रहा था, है ना? आपको देखा होगा पहली बार जब रिएक्शन 2NH3 था तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग आया था, फिर बाद में NH3 हुआ, उसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग आया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग आता है, लेकिन पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी कि H2 का जो रेट होगा वो सेम रहेगा। NH, ठीक है, बाद में अगर हम सिंगल हम N2 का रेट निकालेंगे, वो भी बार बार क्या आ रहा था, 1.5 ही आ रहा था इंटू 10⁻⁻3, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर का मतलब समझते हो ना? पर्टिकुलर का मतलब क्या है? कोई एक, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब पूरे रिएक्शन की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का जो रेट है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जरूर बदल जाएगा। कब? जब आप स्टोइकियोमेट्री को क्या करोगे, चेंज करोगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ऑर्डर विल रिमेन्स सेम। ऑर्डर तो हमेशा ही क्या रहने वाला है, सेम, उसकी बात ही नहीं करेंगे हम। तो ये रहा 4 पॉइंट, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका अपने को यूज मिलेगा, एप्लीकेशंस मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 4th पॉइंट है, एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, बट उसके पहले आप इसको कॉपी कर लें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, समझ के कॉपी करिए। क्लियर ना? क्योंकि आप समझ के कॉपी करोगे तो वो आपको डाउट्स भी क्रिएट करेगा। क्लियर ना? तो बहुत ध्यान से समझ के उसको कॉपी कर लिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। डन, शैल वी रब? तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं। 5th पॉइंट सभी लोग नोट करें। ये अभी आगे आएगा, जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं आपको मिलते चले जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट पर अगर हम आए, ठीक है, तो 5वां जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग ऑर्डर एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो ये है, जब कभी भी एक वर्ड होता है सिंपल रिएक्शन, ऐसा लिख कर आता है एग्जाम में, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। तो फॉर द केस ऑफ सिंपल, अगर बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो हम उसको सिंपल मान नहीं लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन जो है सिंपल है या नहीं है, ये चीज हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, हमें रिएक्शन में देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, stoichiometric coefficient is equal to the order of reaction। इस बात को आप समझ लीजिए, क्या बोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन के सामने ऐसा लिखा गया है या फिर रिएक्शन में ऐसा बोला गया है आपको, ठीक है, मतलब गिवन है क्या कि वो जो रिएक्शन है वो सिंपल है या फिर एलिमेंट्री है। अगर बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो हम उसको जानबूझ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो सिंपल है या नहीं है। क्लियर ना? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तब की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में गिवन है सिंपल या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, देन इन दैट केस कोएफिशिएंट या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
अगर वो सिंपल है तो जो उसके कोएफिशिएंट होंगे रिस्पेक्टेड, वही उसके क्या हो जाएंगे, रिस्पेक्टेड ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको वो जो मैंने बताया है, किसी भी रिएक्शन को सिंपल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हम ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम किसी भी रिएक्शन को सिंपल है या नहीं है, एलिमेंट्री है या नहीं है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बाय लुकिंग या बाय सीइंग दैट रिएक्शन वी कांट एबल टू प्रेडिक्ट आइदर दैट रिएक्शन इज सिंपल और नॉट। सिंपल होने के लिए रिएक्शन में दिया होना जरूरी है कि वो सिंपल है या नहीं है, दैट्स इट। अगर रिएक्शन में सिंपल गिवन है तो वो रिएक्शन सिंपल है, और अगर रिएक्शन सिंपल नहीं दिया हुआ है तो वो सिंपल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा तरीका नहीं है किसी रिएक्शन को सिंपल देखने, क्योंकि वो जो सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन होता है वो हम और आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन है फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो उसके दौरान रिएक्शन को सिंपल या फिर एलिमेंट्री प्रेडिक्ट किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज मैं लिख दे रहा हूं कि बट reaction is simple, a reaction is simple or elementary, it is not deciding by just looking the reaction. रिएक्शन को देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सिंपल है या एलिमेंट्री है, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज सिंपल और एलिमेंट्री reactions are experimentally calculated from reaction mechanism, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से हम ये चीज बता सकते हैं कि रिएक्शन सिंपल है या नहीं है। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, बात आपको ध्यान ये रखनी है, कभी भी रिएक्शन अगर सिंपल दिया हो, कभी भी रिएक्शन अगर आपको सिंपल दिया हो, रिएक्शन के आगे अगर सिंपल वर्ड लिखा हो या फिर एलिमेंट्री वर्ड लिखा हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी कोएफिशिएंट होगा या जो भी स्टोइकियोमेट्री होगा, उसके रिस्पेक्टेड में आपको क्या लिखना है, उसके ऑर्डर लिखने हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं कर देता हूं बेटा। तो जैसे मान लो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लो एग्जांपल है हमारा पहला कि H2 plus O2 सॉरी H2 plus O2 नहीं है, H2 plus Cl2 क्या बनेगा, हाँ HCl, क्या बना, HCl। अब जरा देखें, ये एक रिएक्शन है, मुझे कुछ भी नहीं दिया है कि ये सिंपल है कि एलिमेंट्री है, देन वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई आइदर दैट रिएक्शन इज सिंपल और एलिमेंट्री और नॉट सिंपल। हम यहाँ पर बता नहीं सकते ये सिंपल है या एलिमेंट्री है, ठीक है। अब उसके लिए हम एक और तरीका देखते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन पर जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली, बार बार मेरे इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली नहीं, कल को आप मेरे से पूछोगे सर हाउ कैन यू कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशन, हम एक्सपेरिमेंटली बोल रहे हैं आपसे कि एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों ने देखा, तो रेट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर कितना, 0। ऐसा हमने देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब हमने पाया कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है बेटा इस रिएक्शन का, वो कुछ ये है, वो ये है। अब जरा मुझे बताओ, अब आप पता कर सकते हो ये सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल पता कर सकते हो, क्योंकि अगर ये सिंपल होता तो इसका जो कोएफिशिएंट होता H2 का, वही उसका ऑर्डर हो जाता। बट यहां पर आप देखिए H2 का ऑर्डर कितना है, 0, Cl2 का ऑर्डर कितना है, 0।
क्लियर ना? यानी कि H2 जो है वो जीरो ऑर्डर है, क्लोरीन भी क्या है, वो जीरो ऑर्डर है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट है वो उसका ऑर्डर नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन सिंपल भी नहीं है। बोलो है नहीं है, क्योंकि सिंपल अगर होता तो जो उसका कोएफिशिएंट होता वही उसका क्या हो जाता, ऑर्डर भी हो जाता। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से भी हम देखकर बता सकते हैं कि ये रिएक्शन सिंपल है या नहीं है। क्लियर ना? ठीक है, तो अगर मेरे को ये रेट लॉ पता ना हो तो हम ना बता पाते। क्लियर ना? ठीक है, चलिए अगला एक रिएक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं इसको ऊपर ले लूं, थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाई दे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, जरा आपको मैं बताता हूं वो रिएक्शन। अगला रिएक्शन बेटा सेकंड, H2 प्लस I2 इट विल गिव 2HI। ठीक है, ये रिएक्शन सिंपल है या नहीं है ये भी हम बता नहीं सकते बिना दिए गए। यहां पर आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि दैट रिएक्शन इज सिंपल और नॉट। उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू कि इस रिएक्शन में जो H2 है उसका जो ऑर्डर है बेटा वो है 1, और जो I2 है उसका जो ऑर्डर है वो है 1। क्या ये सिंपल है? जी हाँ, मुझे वाइब्स आ रही हैं आपकी। आप में से कई लोगों ने ये कह दिया है कि हाँ सर ये सिंपल रिएक्शन है। क्यों है? बिकॉज ठीक है, पहली बात तो क्या है, ये सिंपल है, दिस इज सिंपल, या फिर इसको कह सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये सिंपल क्यों है? क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंटली जो आपने ऑर्डर निकाला है वो एग्जैक्टली कोएफिशिएंट के क्या है, बराबर है। कोएफिशिएंट के क्या है, बराबर है। क्लियर ना? क्योंकि कोएफिशिएंट H2 का यहां पर 1 है, और जो कोएफिशिएंट है वही क्या है, H2 का ऑर्डर भी है। I2 का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, 1, और जो I2 का कोएफिशिएंट है वही I2 का क्या है, ऑर्डर भी है। इस वजह से, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वही क्या है, ऑर्डर है, इस वजह से इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सिंपल रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो पहले आप गलतियां करते थे कि सर जो ऑर्डर होता है वो क्या कोएफिशिएंट होता है, तो हो सकता है कब, जब रिएक्शन कैसा हो, सिंपल हो या फिर एलिमेंट्री हो। बट अगर सिंपल या एलिमेंट्री नहीं है, ठीक है, तो कभी भी कोएफिशिएंट को ऑर्डर से रिप्लेस मत करिएगा। ठीक है, क्लियर ना? चलिए, तो ये हो गया 5वां केस। चलो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जरा ये बताओ, क्या ये सिंपल है? मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5 इट विल गिव 2NO2 प्लस O2। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन सभी को मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में बेटा। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है K N2O5 1। क्या ये सिंपल है? नहीं, ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि N2O5 का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ 2 है, बट यहां पर N2O5 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 1। इस वजह से ये रिएक्शन सिंपल नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ होगा हाउ कैन यू जज वेदर द रिएक्शन इज सिंपल और नॉट। क्लियर ना? ठीक, चलिए एक चीज और ध्यान रखिए, जो ऑर्डर है आपको मैंने बताया है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त पर वो चेंज होता है। ये चीज थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, बट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत क्यूरियस हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सीखना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए इंफॉर्मेशन देखो बेटा क्या है, नॉलेज एक ओशियन है, नॉलेज इज द ओशियन। आप कितना भी सीख लो वो कम है, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो एक चांस, एक कंडीशन ऐसा होता है कि जब आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने एक चीज सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बताता हूं कि जो डिपोजिशन होता है गैसेस का, जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो जो गैसेस होते हैं सॉलिड के ऊपर जो डिपॉजिट होते हैं गैसेस, वो लो प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर शो करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, लो प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर शो करते हैं, लेकिन हाई प्रेशर पर
उनका जीरो ऑर्डर हो जाता है। यानी कि डिपोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस अंडर लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर हाई प्रेशर इज जीरो ऑर्डर। देयरफॉर यू कैन सी हियर कि ऑर्डर विल बी चेंजेस, ऑर्डर यहाँ चेंज हो रहा है, ऑर्डर इज चेंजेस। whenever you use low pressure then order will be first, whenever you use high pressure then order will be zero। तो ऑर्डर भी चेंज होता है कंडीशन के साथ साथ, तो ये चीजें भी आप लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराना चाहता हूँ प्रूफ देने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, ठीक है। ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक सवाल भी करा रहा हूँ, उससे आप बहुत आसानी समझ सकते हो। फिर कल को अगर आपसे कोई ये कहे कि ऑर्डर कभी भी चेंज होता नहीं है, तो आप उसको समझा सको कि भाई देखो ऑर्डर चेंज होता है लेकिन उसके लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉपी करिए, फिर अपन बात करते हैं उस अगले कंडीशन के लिए, ठीक है। कर लिया आपने? चलिए ओके, इसको मैं रब कर दे रहा हूं अभी। इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, एनओटी लिखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस अंडर द कंडीशन by which it is performed। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस, ऑल्सो चेंजेस under the condition in which it is performed, ठीक है। जिस कंडीशन परफॉर्म होगा, तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन में वो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, क्लियर ना। जैसा कि हमने देखा कि जब सॉलिड के ऊपर गैस डिपॉजिट हुआ तो लो प्रेशर पे जब वो था तब तो फर्स्ट ऑर्डर था, लेकिन जैसे ही प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया हाई प्रेशर पर क्या हो गया, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो गई, ठीक है। तो कंडीशन पर डिपेंड होता है कि रिएक्शन को हम परफॉर्म कर रहे हैं, किस कंडीशन पर परफॉर्म कर रहे हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हम लगा सकते हैं कि उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा डिपोजिशन ऑफ, चलो मैं इसको डिपोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन नहीं डिपोजिशन लिखते हैं, चलो डिकम्पोजिशन ही हो गया, डिकम्पोज हो रहा था, हाँ ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, क्या लिखा है? डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस possess, ये इंपॉर्टेंट है, possess जीरो ऑर्डर नहीं, possess फर्स्ट ऑर्डर, possess फर्स्ट ऑर्डर एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पर, लो प्रेशर, बट possess जीरो ऑर्डर एट हाई प्रेशर। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है पोजेस करता है जब भी गैस जो होते हैं वो सॉलिड सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं। जैसा कभी भी एक बढ़िया चीज आपको मैं बताता हूँ, आप लोग देखो चारकोल जो होता है ना, चारकोल के ऊपर गैसेस का डिपोजिशन होता है। जैसे कोयला होता है ना, कोयला, कोल, चारकोल जो बोलते हैं इसको,
तो CO2 का डिपोजिशन वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो कई गैसेस ऐसे होते हैं, कई सॉलिड ऐसे होते हैं जो अपने सरफेस पर गैसेस को क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं ना। दो चीज होता है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एड्सॉर्प्शन मतलब एडी, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी सरफेस पर अगर कोई भी गैस आकर डिपॉजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग बेसिक सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा ना, आयरन रॉड। ठीक है, कभी भी आप लोहे को बाहर रख दो तो क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, करोड हो जाता है। काफी दिनों बाद करोड होता है, करोजन का फेनोमेना। उसमें क्या होता है कि जो भी आयरन होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है। एल्यूमिनियम के साथ भी यही केस होता है। जैसे एल्यूमिनियम के आपके घरों में यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, आप लोगों ने रात में उसको धुल के रख दिया है, एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन को अगर आपने रात में धुल कर रख दिया है, सुबह उठोगे उसको देखोगे हल्का हल्का व्हाइट कलर के पाउडर जैसा कुछ जमा रहता है उस बर्तन में, यानी कि यूटेंसिल्स में। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर जाता है वो, तो Al2O3 जिसको बोलते हैं। तो जो गैसेस हैं हमेशा से उनकी फितरत है कि जो भी सॉलिड है उनके ऊपर वो एड्सॉर्ब करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं। तो ये चीज तो होती है, बट यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब लो प्रेशर होता है तब तो वो फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाता है तो वो जीरो ऑर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा देखो, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट आपको पूरा समझ में आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि रेट ऑफ अ सर्टेन ठीक है, चलिए आप कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं। कॉपी कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए, मैं हो गया होगा। ठीक है, रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन depends upon rate of a certain reaction depends upon a concentration according, ठीक है, according to the reaction to the माइनस dc by dt केस K1C, ये एक रिएक्शन है ना, K1C 1 plus K2C. This is the reaction is given in the question. Determine order determine order of rate constant, determine order and rate constant of reaction order and rate constant of reaction at first part आपका बोल रहा है at very low pressure. वेरी लो प्रेशर यहाँ ना करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन है, तो बेटा यहाँ प्रेशर नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर ना, प्रेशर कट कर दिए। गैस अगर होता तो कंसंट्रेशन ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, बट अभी यहाँ कंसंट्रेशन की यहाँ चर्चा हो रही क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन है एट वेरी लो कंसंट्रेशन सेकंड है यस वेरी हाई कंसंट्रेशन at very high concentration. ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे आपको सीखने को क्या मिलेगा, इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो गैसेस हैं वो सच में कभी भी सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं या डिपॉजिट होते हैं तो अपने ऑर्डर को वो चेंज कर देते हैं। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा, ऊपर वाले को थोड़ा साफ करूंगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।
ओके, कर लिया शैल वी रब? चलिए, अब आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन कैसे इसको अपन टैकल करेंगे, क्योंकि देखो आपको मैं एक बात बताऊं, केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर, इवन देखो फिजिकल केमिस्ट्री, देखो फिजिक्स का वो पार्ट है जहाँ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का यूज होता ही है, और इवन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का यहाँ पर, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स में कुछ खास ज्यादा मैथमेटिक्स का रोल है। यहाँ पर आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत, जैसे इस क्वेश्चन में आपको लिमिट का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, लो और वेरी हाई है, थोड़ा लिमिट का भी टर्म आ जाएगा, ठीक है। बट टेंशन ना लो, ठीक है, आपको पूरा लिमिट नहीं पढ़ना है। आप अगर पढ़े नहीं हो फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट हमारा जो पार्ट है क्या बोल रहा है, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर ना, एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो देखो जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन C टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। अब देखो इसको O मत मान लेना, ये जीरो है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो मतलब कि जीरो के लिए टेंड कर रहा है। टेंड का मतलब क्या है, जीरो के बहुत नजदीक है, बहुत ही पास है, बट जीरो नहीं है। टेंड का मतलब कभी भी जीरो मत सोच लेना। कुछ लोग ऐसा है, टेंड का मतलब ये जो एरो है उसको जीरो समझ लेते हैं। टेंडिंग का मतलब होता है जीरो के बहुत पास है, यानी कि जीरो होने वाला है बट जीरो हुआ नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लो अगर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, C टेंडिंग टू जीरो। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, अगर C टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो K2C का क्या हाल होगा, ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। क्योंकि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जीरो के नजदीक है, जीरो को टेंड कर रहा है, तो उसको किसी भी दुनिया की किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी जीरो को टेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लो C टेंडिंग टू जीरो है, उसको किसी भी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी जीरो को क्या करेगा, टेंड करेगा, ठीक है। तो K2C भी क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। ये बात क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब समझो, जब K2C जीरो को टेंड करेगा तो फिर अब क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। देखना, बहुत ध्यान से देखना, लिमिट C टेंड्स टू जीरो। इसको करने का एक तरीका है, माइनस dc/dt इक्वल टू K1C अपॉन 1 प्लस K2C। अच्छा बताओ, हमने भी देखा C टेंडिंग टू जीरो है तो K2C टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो बताओ जब K2C टेंडिंग टू जीरो है तो 1 प्लस K2C क्या हो जाएगा, 1 प्लस K2C क्या हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मतलब क्या है, देखो K2C तो क्या है, जीरो से टेंड कर रहा था, यानी कि जीरो के बहुत करीब था। और किसी भी संख्या को जो जीरो के बहुत करीब है उसको अगर आप 1 से ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1 आएगा। वही मैंने दिखाया है यहाँ 1, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। तो बताओ अगर हमने इसके जगह 1 लिख दिया, ठीक है, क्लियर ना, इसके जगह 1 लिख दिया तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, K1C आएगा, ठीक है। तो अगर इसके जगह हमने क्या लिख दिया है, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिमिट कौन सा, C टेंडिंग टू जीरो। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस K2C की जगह क्या लिखोगे, 1। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, यू विल राइट 1, क्योंकि अभी आपने देखा है। तो जब आप इसकी जगह 1 लिखोगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, बताओ, K1C आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, K1C आएगा, ठीक है। अब समझो, यहां पर C के ऊपर कोई भी पावर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर ना, C के ऊपर कोई भी पावर नजर नहीं आ रहा, तो कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया, 1। तो यू विल सी हियर कि ये कौन सा ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। कब दिखाई दे रहा है, जब कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। तो कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो देखो, ये माइनस dc/dt क्या होता है, रेट
तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये K1 इंटू सी, ठीक है, और C का पावर कितना 1, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ये, अगर हम लिखना चाहे तो। नहीं तो समझ में तो मेरे को ऊपर से भी आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट पार्ट अभी हुआ है, देख लो समझ लो। एक डाउट सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर C टेंडिंग टू 0 है तो आपने K1C से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आ रहा होगा समझ में। तो देखो K2C से मल्टीप्लाई हमने किया है, लेकिन हमने K1C से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो देखो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि जो लिमिट का थ्योरी होता है वो क्या होता है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है पता होने की, है ना, ठीक है। तो टेंशन ना लो। देखो अगर हम K1C से मल्टीप्लाई करते, यानी कि अगर हम C टेंडिंग टू 0 किए थे तो K1C भी क्या हो जाता, टेंडिंग टू 0 हो जाता। तो ऊपर भी 0, नीचे क्या रह जाता 1, समझ में आया। तो 0/1 कितना हो जाता 0। तो कभी किसी का रेट 0 हो सकता है क्या भाई, रिएक्टेंट जो है K1 क्या है, K1 किसका रेट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट का। क्या कभी रिएक्टेंट का रेट 0 हो सकता है क्या। आपकी ही बात अगर हम ले लें, अगर हम K1C को 0 टेंड कर दें तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, नीचे कितना है 1, फाइनली आंसर कितना आने वाला है 0। अगर रेट 0 हो जाएगा इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि रिएक्शन चल ही नहीं रही है। बट रिएक्शन तो बेटा चल रही है, क्योंकि रिएक्शन तो क्या है, कंटिन्यूअस में है ना, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तभी तो ये आपको मिला, यानी कि रिएक्शन प्रोसेस में है। तो रेट तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि K1C 0 टेंड नहीं कर सकता है। और लिमिट का जो थ्योरी है, ये तो बात तो तब हुई जब आपको थ्योरी पता नहीं थी, तो भी कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब आपको लिमिट का थ्योरी पता है तो उसमें यह कहा जाता है किसी एक को हम नेग्लेक्ट करते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, समझ लो, किसी दूसरे रेसिप्ट में किसी एक को नेग्लेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर K1C, हमने यहाँ पर K2C को नेग्लेक्ट किया, किस पे रिस्पेक्ट में, K1C के रिस्पेक्ट में, तभी हमने K2C को क्या किया है, 0 से टेंड किया है। क्लियर ना। तो अगर आप लिमिट की थ्योरी को देखोगे तो भी ये चीजें आएगी, अगर आपको पता नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसेस में है, इस वजह से हम K1C को यहाँ पर 0 टेंड नहीं करे हैं, क्योंकि ऊपर भी 0 हो जाता, नीचे 1 हो जाता, फाइनली आंसर कितना आ जाता 0। इसका मतलब रेट क्या है, 0 है। और जब रेट 0 है इसका मतलब रिएक्शन प्रोसेस में नहीं है, कंटिन्यूअस में नहीं है, जबकि तो ऐसा नहीं है, रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, रेट तो बेटा चल रही है, रिएक्शन तो प्रोसेस में है। इस वजह से जो है रेट जो है यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। क्लियर ना। चलिए, तो ये डाउट खत्म हो गया है, K1C को हम क्यों 0 टेंड नहीं करे हैं, बोलो क्लियर हो रहा है ये। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सवाल की तरफ। ठीक है, इसको कॉपी कर लिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। चलो इसको हम रब कर देते हैं, ये चीज लिख लिया है ना आपने, चलो इसको हम रब कर देते हैं, बाकी इनमें कोई टेंशन नहीं है अपने। ठीक है, चलो जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, वो ये कह रहा है कि एट हाई कंसंट्रेशन, तो बताओ लो कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेशन था वो टेंडिंग टू कितना था, 0 था। तो जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब भी हाई की चर्चा होती है तो आप इनफाइनाइट के बारे में सोचते हो। तो सेकंड जो है हमारा एट हाई कंसंट्रेशन, चलो हाई कंसंट्रेशन में हम बात कर लेते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा बेटा, हाई कंसंट्रेशन में होगा क्या, ठीक है, C टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जो कंसंट्रेशन है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, यानी कि अनंत की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और जब इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो अब जरा दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ इनफाइनाइट करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। क्लियर ना, उसको कैंसिल करके 1 नहीं लिख दोगे आप। ठीक है, हाँ, तो चलो ये चीज तो चलो। अब यहाँ पर वही चीज आपको ध्यान रखना है, किसी एक को नेग्लेक्ट करेंगे किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जब 0 आया तो हमने इसको नेग्लेक्ट किया, किसको, K2C को। तो जब इनफाइनाइट आएगा तो हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, ये जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, C से।
किससे डिवाइड कर देंगे, सी से। देखो कैसे, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट सी टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस डी टी बाई डी टी, जो कि रिएक्टेंट का रेट है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इक्वल टू लिमिट, फिर से लगा दो, लिमिट c tends to infinite and then k1c upon 1 plus k2c। ये तो चलो हमारा क्वेश्चन है, you have to divide by c। अब सबको c से डिवाइड कर दो, तो जब आप c से डिवाइड करोगे then what you will get, you will get limit c tends to infinite, k1 को डिवाइड करोगे c से तो k1 ही बचेगा, नीचे आ जाओ, क्या आ जाएगा 1 बाई सी प्लस k2 बाई सी अपॉन सी, कितना आएगा, सिर्फ k2 आएगा। लो भाई, हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, किससे, c से डिवाइड कर दिया है। जब हमने c से डिवाइड किया तो क्या बचा, k1 बाई सी तो k1 ही होगा, 1 बाई सी और ये k2 कर सकते हैं हम। अब समझना बहुत ध्यान से, अब अप्लाई कर दो, जहां पर c है वहां क्या लगा दो, इनफाइनाइट। तो बताओ 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। जिस तरह से 1 बाई 0 इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, उसी तरह से 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, 0। तो ये तो 0 हो गया है, पूरा का पूरा क्वांटिटी, ये तो कितना हो गया, 0। बाकी बचा कितना, k1 अपॉन k2। व्हाट इज दिस, दिस इज रेट कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, k1 बाई k2। क्या यहां पर कंसंट्रेशन दिख रहा है आपको, बोलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं लिखना, लिख दो बस, क्या फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन की पावर क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 तो कितनी होती है, 1, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूं आपको, हमारा आंसर कुछ इस तरह आया हुआ था, सभी को दिख रहा है, मेरे को पता है कंसंट्रेशन यहाँ है नहीं, तो कंसंट्रेशन है नहीं, फिर भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन, उसके ऊपर पावर लगा देंगे कितना, 0, क्योंकि किसी की पावर 0 है तो 1 है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको दिख रहा है ये कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर दिख रहा है आपको। तो यू कैन सी हियर इन बोथ पार्ट कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, पहले ऑर्डर क्या था, फर्स्ट, अभी कितना हो गया, 0 ऑर्डर। तो हाई कंसंट्रेशन पर क्या हो रहा है, 0 ऑर्डर, लो कंसंट्रेशन पर कौन सा ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एकदम समझ के लिखिए, और नहीं आएगा समझ में फिर से इस लेक्चर को देखिएगा, बार बार सुनिएगा, और फिर भी नहीं आता है तो मेरे से कांटेक्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, अपन बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, एक और करेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एक रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन 2a प्लस b, ये क्या दे रहा है अपने को, प्रोडक्ट दे रहा है, और ये कहा गया है दिस रिएक्शन इज सिंपल। लो भाई, ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा, जब ये रिएक्शन सिंपल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, सिंपल है। तो सिंपल रिएक्शन का रेट, लॉ एक्सप्रेशन लिखना आता है सभी को, ये कुछ इस तरह है, k1 a टू द पावर कितना, अगर ये सिंपल है तो फिर इसका जो कोएफिशिएंट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा। चलिए b के ऊपर कितना, b का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 1। ऐसा हमने लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि ये रिएक्शन हमको कह रहा था कि ये रिएक्शन कैसा है, सिंपल नेचर में है। अगर सिंपल लिखा ना होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। चलो देन क्या हुआ, एक दूसरा रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन था, एक दूसरा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन कुछ इस तरह है, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे
and this is second reaction. 4A plus 2B gives product, that is P. अब आप इसको देख रहे हो, जस्ट मल्टीप्लाई किया है हमने इसको इससे, मल्टीप्लाई बाई 2, सभी दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है सिर्फ, ये कंफ्यूज मत होइएगा, x2 नहीं मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हमने किया है 4A plus 2B और ये प्रोडक्ट। क्या अब ये सिंपल है? नहीं, अब तो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो कभी भी कोई एक सिंपल रिएक्शन है या फिर कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सिंपल नहीं रह जाता। क्लियर ना? या प्लस कर दो या माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, कोई भी ऑपरेशन लगा दोगे अगर उस रिएक्शन में, तो पहले सिंपल था तो सिंपल नहीं रह जाएगा। क्लियर ना? जैसा कि ये पहले सिंपल था, लेकिन जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो अब ये सिंपल नहीं है। तो जब ये सिंपल नहीं है तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बेटा हो जाएगा R इक्वल टू, सपोज रेट कांस्टेंट K2 है, चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर भी हो गया है चेंज, A टू द पावर क्या है X। अभी ऑर्डर नहीं पता मेरे को क्योंकि ये सिंपल अब नहीं है, लिख देते हैं हम लोग नॉट सिंपल। ध्यान रहे ये दिया नहीं है हमें, ये हमने अभी पता किया है कि अब ये सिंपल नहीं है। ठीक है, क्लियर ना? ये आपको दिया नहीं रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा सिंपल रिएक्शन है या कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन बनेगा वो नेचर में सिंपल या एलिमेंट्री नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो B X, ठीक है, Y, यहाँ Y ले लो। ओके, तो ये दो रिएक्शन है आपके पास, एंड यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू डिराइव K1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिराइव K1, K2 एंड कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ X एंड Y। ये आपको करना है, आपको K1 K2 की वैल्यू डिराइव करनी है और आपको X Y निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अब बताते हैं हम। देखो आपको क्या गिवन है, आपको दो रिएक्शन दिया हुआ है, चलो दोनों से रिलेटेड हम क्या निकाल लेते हैं, रेट। तो पहले वाला जो रेट आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि अपने को रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पहला RLE है, दूसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। चलो पहले वाले के लिए जो रेट निकालोगे वो क्या आएगा आपका, -12 dA अपॉन dt इक्वल टू -dB अपॉन dt। ये आएगा, बोलो कि नहीं? ये आएगा भाई। अगर आप इसके लिए निकालोगे तो आपका क्या आएगा, तो एक और स्टेप ले लेते हैं हम लोग, यहां पे ले लेते हैं -dA अपॉन dt इक्वल टू 2 टाइम्स dB अपॉन dt। ठीक है, क्लियर ना? चलो यहां पर आ जाओ आप। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या आएगा आपका, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ आएगा -1/4 dA अपॉन dt। ये सभी आप पता है, -1/2 dB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। क्लियर ना? ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये सभी रेट के बराबर है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये कर लिया यहां तक आप लोगों ने, बोलो भाई यहां तक आप लोगों ने कर लिया। तो अब आपके लिए बहुत आसान है, अब समझो ध्यान से। अब क्या करना है कि देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखो क्या है, सबके लिए बराबर होता है। यहां पर आप देखिए dA बाई dt, आपको क्या निकालना है, सही है, ठीक है। अब देखो आपको dA बाई dt देखो क्या है, दोनों जगह आपको क्या है, सेम है। देखो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन देखो जो ये है, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो अगर हम देखें यहां से dA बाई dt की वैल्यू निकालें, देन यू विल गेट
माइनस डी ए बाई डी टी, देन यू विल गेट कितना, माइनस 2 डी बी बाई डी टी। दिख रहा है ये चीज आपको? क्योंकि यहां पर क्या था, बात तो बराबर है, यहां से 2 कर, यहां 2 आ गया, यहां पर कितना आ जाएगा 4, यहां पर माइनस 2 आ गया डी बाई डी टी। तो देखा जाए दोनों जगह तो सेम ही है, ये और ये सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों ही जगह क्या है सेम है, तो फाइनली हमें क्या करना है, हमें दोनों को इक्वेट कर देना है। क्या कर देना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, क्लियर ना? अब आप जब इक्वेट करोगे देन आपको क्या पता चलेगा, ठीक है, ठीक है, जरा मैं इक्वेट करके आपको दिखा देता हूं। यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप ये मत भूलिए कि आपको निकालना क्या है, आपको K1 और K2 भी निकालना है, और आपको क्या निकालना है, X और Y निकालना है। ठीक है, तो K1 K2 यहां से तो आपको दिख नहीं रहा है, तो यहां पर मैं रेट की जगह क्या लिखना चाहता हूं, K1 और K2 लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो ये चीज पहले आप रख कर लिए। तो अब हम अगले लाइन पे, क्योंकि क्या आपको दिख रहा है ना कि dA बाई dt जो यहां है वही dA बाई dt क्या है, यहां पर भी है, यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या है, जो यहाँ है वही सेम यहाँ है। इसका मतलब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ये चीज मेरे को आपको शो करना था। ठीक है, तो अब ये दोनों ही बराबर हैं किसके, रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये दिया हुआ है आपको, K1 इतना इतना, समझ में आ रहा है, ये दोनों आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले हम लोग इसको आगे करते हैं। तो पहले आप इसको यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, इसको मैं रब करूंगा, फिर यहीं पर आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। डन, तो कॉपी कर लिया। तो इसको मैं अभी खाली करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को अभी प्रूफ करना था कि जो dA बाई dt की जो वैल्यू है वो दूसरे वाले dA बाई dt के भी बराबर है। ये चीज मैंने आपको पहले बताया भी है, जब मैं आपको स्टार्टिंग में रेट बता रहा था कि जो फाइनली जो रिएक्शन होता है वो तो सेम होता है। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट था बेटा, उसको याद करो जरा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो रेट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो रेट है माइनस डी बाई डी टी, किसका रेट है, ए का रेट है। यहाँ पर भी किसका रेट है, ए का। वो देखो दोनों साइड में क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आपने कॉपी कर ही लिया है इसको। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आगे की बातें। अब जरा अगर आप देखें यहाँ पे कि जो R1 है हमारा, वो R1 किसके बराबर है, R1 बेटा मतलब R1 किसके बराबर है हमारा, माइनस हाफ dA अपॉन dt, इसके बराबर है। और वहीं पर जो R2 है, मैं यहां इसका यूज करता हूं, और जो R2 है वो किसके बराबर है, -4 1/4 dA अपॉन dt। और अभी आपने देखा dA बाई dt दोनों साइड क्या थे, बराबर थे। तो R1 की जगह, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, R1 यानी कि रेट वाला फर्स्ट का रेट, तो माइनस हाफ dA बाई dt, इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस dB बाई dt, और यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस हाफ dB। लेकिन जरूरत क्या है, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो हम किसी दो को ले लिए हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, K1 और K2 को डिराइव करना है। ठीक है, तो R1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, मुझे बताओ जल्दी से, बिल्कुल क्या लिख सकते हो, K1 और फिर यही तो लिखा है R1, दिस इज व्हाट, दिस इज R2, दिस इज R1। सही कर लीजिए थोड़ा, K1 a टू द पावर कितना 2, b टू द पावर कितना 1। ठीक है, और यहां पर क्या है, माइनस हाफ dA अपॉन dt। बोलो बात समझ में आ रही है। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2K1 a टू द पावर कितना 2, b टू द पावर कितना 1, इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, R2 को हम यहां क्या लिख सकते हैं, K2 a टू द पावर x और b टू द पावर कितना y, इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt। अभी हम लोगों ने देखा है कि जो dA बाई dt है वो दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं,
इक्वेट कर सकते हैं। जरा देखो ध्यान से, वी हैव टू इक्वेट दीज टू इक्वेशंस बिकॉज एज ऑफ नाउ अर्लियर वी हैड डिसाइड दैट बोथ डी ए बाई डी टी इज इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो डी ए बाई डी टी है वो इसके क्या है, इक्वल है। तो बस दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर रुको जरा, यहाँ पर एक चीज छूटा है क्या, एक स्टेप और भी जाएंगे हम, क्योंकि 4 भी है यहाँ पे। 1 मिनट, तो यहाँ क्या आ गया बेटा K2, यहाँ पे क्या था -1/4 dA अपॉन dt। चलो एक स्टेप और जाते हैं, 4K2 a टू द पावर कितना x, b टू द पावर कितना y इक्वल टू -dA अपॉन dt। अब देखो ध्यान से, अब दोनों को इक्वेट कर दो, इसको इससे इक्वेट करना है, दिख रहा है सभी को। तो जब आप इसको इससे इक्वेट करोगे, यानी कि इसको और इसको आपस में बराबर करोगे, देन यू विल गेट 2k1 इक्वल टू 4k2 मिलेगा। 2k1 इक्वल टू 4k2। तो मैं कहां पर लिखूं, मैं सोच रहा हूं यहां पर लिख दूं, ये चीज मैं हटा देता हूं, ये चीज थोड़ा सा, चलो यहां पर थोड़ा मेरे को जगह मिल जाएगी, मैं यहां पर लिखता हूं यस, ठीक है। तो whenever we equate, ठीक है, आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट, दोनों को इक्वेट कर लेना, दोनों को आपस में बराबर कर लेना, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, 2k1 इक्वल टू 4k2। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि k1 इक्वल टू कितना, 2k2। देख रहे हो क्या समझ में आया कि जो रेट कांस्टेंट है वो 2 गुना बढ़ गया है ना, ठीक है। पहले वाला जो रेट कांस्टेंट वो 2 टाइम्स है, यानी दूसरे वाले के कंपेयर में पहले वाला 2 टाइम्स है, यानी कि रेट कांस्टेंट चेंज हो गया है। बट जो ऑर्डर है यानी कि x और वो जो y है, ये क्या चेंज होगा, नहीं भाई, ऑर्डर थोड़ी ना चेंज होगा। इसका ऑर्डर देखो, a के करस्पॉन्डिंग क्या है ऑर्डर, देखो ध्यान से, x के करस्पॉन्डिंग कितना है 2, y के करस्पॉन्डिंग कितना है 1, दिख रहा है सभी को, y के करस्पॉन्डिंग कितना है 1। तो x का तो ऑर्डर कितना आ गया 2, y का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, देख लो ध्यान से आप सभी। तो x का ऑर्डर कितना हो गया 2 फाइनली। अब ये चीज आप जो इलस्ट्रेट कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि जो हमारा 4th पॉइंट था, हमने क्या सीखा था कि जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो सकता है। देखो हो गया है रेट कांस्टेंट चेंज, बट ऑर्डर विल ऑलवेज सेम। देखो ऑर्डर अभी भी सेम है, यहाँ पर ऑर्डर x के करस्पॉन्डिंग 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। जब आप इक्वेट करोगे तो y के करस्पॉन्डिंग 1 है तो ऑर्डर कितना है 1। तो ये प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया 4th पॉइंट का। तो 4th पॉइंट आपको मैंने बताया ना, जो भी मैं 4th पॉइंट लिखा था उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हो रहा है, टैली हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो ये सारे पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशंस में आएंगे, जहां पर हमने 4th पॉइंट में डिस्कस किया था कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर स्टोइकियोमेट्री को चेंज करोगे, ठीक है, अगर आप रेट को चेंज करते हो तो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो सकता है, क्लियर ना, लेकिन ऑर्डर जो है चेंज नहीं हो सकता है। इवन रेट कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है, मैंने आपको बताया था। तो रेट कांस्टेंट देखो चेंज हो चुका है, बट ऑर्डर जो है वो अभी भी क्या है, सेम है। तो यहां पर आगे आप लिख लीजिएगा कि रेट कांस्टेंट चेंजेस बट ऑर्डर रिमेन्स सेम, लिख लीजिएगा इसके आगे, रेट कांस्टेंट चेंजेस बट ऑर्डर्स रिमेन्स सेम, ठीक है। तो चलो आज के लिए अपन इसको यहीं पर रोक दें, कल मिलेंगे अपन, कल पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी ये जो कंसेप्ट था रेट का, ऑर्डर का, रेट लॉ एक्सप्रेशन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। कल अपन क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जीरो के बाद हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट, बस हमें 2 ही पढ़ना है, जीरो और फर्स्ट। पूरा एक्सप्लेन करेंगे जीरो ऑर्डर का, और उसका हाफ लाइफ क्या होता है, ग्राफिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा आपको अलग अलग जगह ना बताकर एक ही जगह सारा चीजें मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और आगे अपन जीरो ऑर्डर कवर करेंगे। तो बहुत पेशेंटली पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे
जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।